नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक दो सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। तो वनडे एग्ज़ाम में जो सवाल होते हैं ना, वन लाइनर वाले, वहाँ भी आते हैं। और मेंस में जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में 1857 की क्रांति से बड़ा सवाल जो है 100 शब्दों वाला, वो भी सवाल यहाँ से बनता है। फिक्स है, आता ही आता है 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रमुख केंद्र। तो ये बड़ा सवाल लिखने वाला होता है। तो कुल मिला के प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जो भी आपके वनडे एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस वगैरह जो भी है। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। तो देखिए, टॉपिक का नाम है राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। इजी है, सिंपल है। तो सबसे पहले तो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखो, जो टॉपिक जितना बड़ा होता है ना, उसका आप रिवीजन कर लोगे ना, तो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेसिकली राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति को हम 8-10 भागों में बांट कर पढ़ लेंगे, ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि उसको कितने भागों में बांट कर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि 1857 की क्रांति की हम पृष्ठभूमि देखेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा पृष्ठभूमि। क्लियर है? पृष्ठभूमि में हम तमाम चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से योजना बनी, कौन थे योजना बनाने वाले, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एक ओवरव्यू ले लेंगे, आउटलाइन ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के आखिर कारण क्या थे। ठीक है, आप पढ़ते हो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक, तात्कालिक, अन्य कारण। ये 8 कारण है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे पूर्व स्थिति किसकी? राजस्थान की। भी 1857 की क्रांति के पूर्व राजस्थान का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था। क्लियर है? फिर हम देखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान की रियासतों के साथ अधीनस्थ सहयोग आश्रित प्रांत की संधि कर ली थी, जिसके तहत रियासतों में ये पीए पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हो चुकी थी। राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हो चुकी थी और अलग अलग जगहों सैनिक छावनियाँ भी बना ली थी, जैसे 6 सैनिक छावनियाँ थी। पढ़ेंगे। तो पूर्व स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एजेंट, पीए। याद रखिएगा, मतलब पॉलिटिकल एजेंट। ये ईआईसी के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। पूरा इनका पदानुक्रम पढ़ेंगे। फिर आप याद रख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैनिक छावनियाँ। भाई आज हमारे जो 1857 की क्रांति से पहले यहाँ कितनी सैनिक छावनियाँ थी, कहाँ थी, वो पढ़ेंगे। अब मूल पॉइंट पे आएंगे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, किस तरीके से क्रांति का प्रसार हुआ और किस तरीके से क्रांति का दमन कर दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई क्रांति का दमन कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा राजस्थान में हम देखें तो ये था कि राजस्थान के देसी रियासत के जो राजा है, वो लोग क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करके ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग कर रहे थे। तो अब मैं लिख रहा हूँ ईआईसी के सहयोगी शासक, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी शासक। क्लियर है? कौन कौन शासक थे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्योंकि तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे, तो तात्या टोपे का राजस्थान अभियान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तात्या टोपे का राजस्थान अभियान। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बिल्कुल एक स्टोरी की तरह रहेगा। तो सिंपल, सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेंगे, जिसमें 1857 क्रांति का मोटा मोटा अपना आउटलाइन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कारण, 1857 की पृष्ठभूमि के बाद कारण भी, क्या कारण रहे होंगे, सारे कारण जान लेंगे। फिर पूर्व स्थिति भी, राजस्थान की पूर्व स्थिति कैसी थी। फिर क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, तो यहाँ रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल एजेंट पीए बैठा रखे थे और राजस्थान में सैनिक छावनियाँ बना रखी थी। फिर आप देखिए इधर क्या है, किस तरीके से कौन कौन से केंद्र थे जहाँ जो क्रांति का प्रसार हुआ, फिर कैसे दमन कर दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी शासक। फिर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में तात्या टोपे
का जो अभियान है वो किस तरीके से था, और वो सारी तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि और जो रिमेनिंग जो पार्ट बच गए, जो फैक्ट्स, तथ्य जो एग्जाम में आए हुए और क्या सवाल बन सकते हैं। तो ये 8-10 पॉइंट है जिन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये राजस्थान के 1857 की क्रांति का 8-10 पॉइंट है जिनमें एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 1857 क्रांति का पहला पॉइंट देख रहे हो आप, पृष्ठभूमि, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ 1857 की क्रांति, जिसमें पहला ही पॉइंट आप याद रखिए, पृष्ठभूमि। ठीक है, तो अब हम पृष्ठभूमि को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या मामला था। तो देखिए, आप देखिए कि मैं हिंदुस्तान का मानचित्र बना रहा हूँ। देखो, एक यूरोप की कंपनी भारत में आई थी जिसका नाम है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका क्या उद्देश्य था, व्यापार, केवल व्यापार था। व्यापार के बाद वो राजनीति में भी क्या भाग लेना स्टार्ट कर दिया। तो पहला उसका एम था, वो था केवल व्यापार करना। बाद में व्यापार के साथ साथ भारतीय राजनीति में हाथ डाल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और स्टार्टिंग में ये भारत के जो तटीय बेल्ट है वहाँ आते थे और यहाँ अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते थे। आंतरिक भागों से कच्चा माल लेते थे और इन कोठियों में सुरक्षित करते थे, खुद भी वहीं रहते थे। फिर पानी के जहाज़ों में लादकर यूरोप, लंदन, इंग्लैंड भेजा किया करते थे। वहाँ से तैयार माल वापस आता था, उतार लिया जाता था, इन व्यापारिक कोठियों में रखा जाता था, बेच दिया जाता था। तो व्यापार में उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो धीरे धीरे आकर उन्होंने भारत की राजनीति में हाथ डाल लिया। तो आपको याद होगा, ये है बंगाल। इस बंगाल के मार्ग से कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर घुसने का प्रयास किया। और बात है सन 1757 की। वो युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, 1757 का प्लासी का युद्ध। तो मैं लिख देता हूँ 1757। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, एक तरफ EIC वर्सेस दूसरी तरफ बंगाल का राजा कौन है, नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। कहते हैं कुछ गद्दार थे, जिन गद्दारों की वजह से सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई, जीत हो गई। प्लासी की जीत 1757, बंगाल जीता। और बंगाल उसमें भारत का सबसे प्रॉस्पर, सबसे समृद्ध और धनी प्रांत था। अंग्रेजों ने खूब शोषण किया बंगाल से। धीरे धीरे करके 7 साल बाद एक युद्ध और होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की 3 बड़ी सेनाओं को हराई थी। भारत की केंद्रीय शक्ति, मुगल बादशाह की सेना भी इन तीनों में एक पार्ट मुगल सेना का भी था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्लासी और बक्सर के जो 2 लगातार बैक टू बैक युद्ध हुए थे, उन युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शोषण स्टार्ट कर दिया था। तो करीबन 100 साल के इतिहास में देखो, पढ़ रहे हो 1757 क्रांति कब हो रही है, 1800, पूरे 100 साल के बाद में भारतीय लोगों ने एक बगावत कर दी और एक विद्रोह कर दिया, जो इतिहास में हम 1857 की क्रांति के नाम से पढ़ते हैं। तो इसमें क्योंकि हम राजस्थान का पढ़ेंगे, देखो राजस्थान तो है ही है, तो राजस्थान को अकेले अपन नहीं पढ़ सकते, पूरे भारत को एक साथ है ना देखना पड़ेगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ पृष्ठभूमि मामला क्या है। तो सुनिए, पृष्ठभूमि में देखेंगे कि पहला पॉइंट है कि योजनाकार, कि 1857 की क्रांति की योजना बनाने वाले योजनाकार 2 है, एक उत्तर भारत से, एक दक्षिण भारत से। उत्तर भारत से अजीम उल्ला खां, ये है कानपुर से। सर कानपुर में तो नाना साहब है, तो बिल्कुल नाना साहब का ये क्या सहयोगी है, ठीक है। और दूसरे है दक्षिणी भारत से, जिसका नाम है रंगोजी बापूजी, जो कहाँ से, सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र से। कहते हैं कि ये लोग गए और ये योजना बनी थी लंदन में। लंदन मतलब इंग्लैंड में ये योजना बनी थी। तो याद रख लीजिए, योजना का रंगोजी बापूजी, अजीमुल्ला खां, योजना बनी थी लंदन, इंग्लैंड में। इस योजना में तिथि की यदि बात करें तो याद रखना, तिथि तय की गई थी। देखिए, तय तिथि की यदि बात करें तो तय की गई थी 31 मई। ध्यान से ना, 1857 नहीं लिखना, क्यों ऊपर लिख लिया। लेकिन ये शुरू कब हुआ? यदि भारत की बात करें कि भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई। कहाँ से होती है? मेरठ। और मेरठ कहाँ है? यूपी। याद कैसे रखना है? 10 दूआ 20। तो ये जो शुरुआत की थी वो 20वीं NI, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी।
जबकि ये स्थिति की यदि बात करें तो शुरू राजस्थान में कब हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था, पहली बात मैं लिख रहा हूँ, नसीराबाद सैनिक छावनी से। और नसीराबाद कहाँ है, अजमेर, वहाँ से शुरू हुआ था कब, 28 मई को। तो तिथि में 3 पॉइंट याद रखना है। तय तिथि कही थी 31 मई शुरू भारत में होगी, 10 मई यूपी मेरठ से 20 में नए ने विद्रोह किया, जबकि राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है नसीराबाद अजमेर, हरदे से विद्रोह होता है, राजस्थान का हरदे अजमेर है, नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, 28 मई को शुरुआत हो जाती है। ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए, कुछ पॉइंटों में और चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या किया था, इस विद्रोह का प्रतीक क्या है, इस क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया प्रतीक इसके 2 थे। एक तो ध्यान रखना कमल का फूल, एक था कमल का फूल और एक प्रतीक क्या था, रोटी। सामंतों के लिए क्या था, कमल का फूल, और रोटी किसके लिए था, आम मजदूर किसानों के लिए। ये प्रतीक थे 1857 की क्रांति। ठीक, नेक्स्ट यदि बात करें, हमने भारत का बादशाह किसको घोषित किया था, भारत का बादशाह, या यूं कहें कि भारत का प्रधान सेनापति हमने किसको नियुक्त किया था, तो भारत के बादशाह प्रधान सेनापति हमने बनाया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड जो जफर नाम से क्या लिखते थे, शायरी। ये मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, जो जफर नाम से शायरी लिखते थे। हमने इस क्रांति में भारत का बादशाह घोषित किया था, भारत के प्रधान सेनापति मुख्य सेनापति बनाया था मुगल बादशाह को, जो दिल्ली में लाल किले में उस टाइम रहते थे। तो ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी है। और क्या बात हो सकती है पृष्ठभूमि में, नेक्स्ट याद रख लिए, उस टाइम इंग्लैंड की महारानी कौन थी, उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। याद रखिएगा, इंग्लैंड की महारानी कौन है, विक्टोरिया। आपसे पूछ ले उस टाइम इंग्लैंड का पीएम कौन है, तो इंग्लैंड का पीएम है पामस्टन। तो इंग्लैंड का पीएम पामस्टन, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। क्रांति किसमें, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, पीएम पामस्टन। अब 1857 की क्रांति हुई, तो इस दमन करने के लिए, क्रांति का दमन करने के लिए ईआईसी का प्रधान सेनापति था, वो था कैंपबेल। आपसे पूछ ले कि दमन करने के लिए ईआईसी ने किसको प्रधान सेनापति नियुक्त किया, तो याद रखना किसको नियुक्त किया, कैंपबेल को नियुक्त किया। ये तमाम बातें आप लोगों को पृष्ठभूमि में याद रखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा था 1857 की क्रांति के कारण। देखो 1857 की क्रांति के कारण की यदि हम बात करें तो कारण बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो 4 तो ऐसे याद रखना, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। 4 पक्ष तो प्रत्येक कालखंड में होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर 4 और उन पर चर्चा कर लेंगे, फिर राजस्थान के संदर्भ में कुछ विशेष है तब बात कर लेंगे। तो कारण में पहला लिख रहा हूं मैं, पहला सामाजिक कारण, पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था जिसकी वजह से लोगों को लगा कि है ना हमारा जो संस्कृति वो नष्ट हो रही है। देखो भारत में उसमें कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, कन्यावाद, दहेज प्रथा। अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए एक्ट लाया। जैसे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया कानून बनाकर। तो भारत के जो समाज के बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग थे उन्होंने सोचा कि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो एक वर्ग जो इंग्लैंड के अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो सामाजिक कारण में ये याद रखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था, सामाजिक कुप्रथाओं पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1829 में जैसे उन्होंने सती प्रथा पर क्या लगा दी, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। कौन था वो था विलियम बेंटिंग। तो इन लोगों को लगा कि हमारी जो परंपरा है उनको नष्ट कर रहे हैं, तो एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के विरोध हो गया। सामाजिक कारण के बाद फिर मैं लिख रहा हूँ आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सिंपल है, प्रत्येक खंड में आपको याद होगा अर्थ का मतलब पैसा। तो 4 पक्ष होते हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। तो कृषि के साथ पशुपालन जोड़ा तो भारत में उस टाइम एक तो कृषि याद रखिए, कृषि के साथ साथ छोटे उद्योग थे हस्तशिल्प। तो 2 ही पॉइंट याद रखिए, भारत में कृषि आधारित आज भी देश, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग कृषि में संलग्न थे, और उद्योग थे
कुटीर उद्योग ज़्यादा थे। तो क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग जब भारत में आए, उनके 2 पॉइंट उनको याद रखना। एक तो उनकी ऐसी राजस्व की नीतियाँ थी, वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे। दूसरा, खाद्यान्न फसलों के एरिया को लगातार कम किए जा रहे थे, व्यापारिक फसलों को बोने पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जैसे नील की खेती आपने देखा, नील विद्रोह देखा, चंपारण विद्रोह देखा। इससे क्या नुकसान होता था? टैक्स बढ़ाने से किसानों में भूखमरी की स्थिति पैदा होगी। दूसरा, व्यापारिक फसल जैसे जूट हो गया, तंबाकू हो गया, नील हो गया, कपास हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। वो ज़्यादा बोने से खाद्यान्न फसलों के एरिया कम हो गया, तो खाद्यान्न कम होगा तो खाने का जो अनाज है वो उसकी कमी होगी, तो भारत में भूखमरी और अकाल की स्थिति पैदा होगी। दूसरा पॉइंट याद रखिए, दूसरे में क्या है, भारत में हस्तशिल्प हाथ से बनाने वाले छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, और उसी टाइम इंग्लैंड में मशीनीकरण हो चुका था। तो यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके इंग्लैंड में ले जाया जाता था, वहाँ से तैयार माल बेचा जाता, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, रेट थोड़ी कम थी। तो भारत के जो परंपरागत उद्योग थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। जॉन सुलिवान जो एक अंग्रेज लिखता है कि हमारी जो सिस्टम है स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से सोखती है और टेम्स के किनारे ले जाकर निचोड़ देती है। इस वक्तव्य से आप भली भांति समझ सकते हो कि अंग्रेज खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान की जो परंपरागत चीज़ें थी, कृषि उद्योग, उनको सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको समझनी है, याद रखने के लिए आपको पॉइंट्स याद रखने। आर्थिक कारण में याद रखना, भारतीय कृषि प्लस उद्योग, कृषि और उद्योग की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। स्थिति क्या हो गई, खराब। भारत में क्या हो गया, अकाल, अकाल प्लस क्या हो गई, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। उद्योगों की बात करें तो उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। परंपरागत उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो स्थिति खराब थी। ये आर्थिक कारण में आ जाएगा। सामाजिक आर्थिक, उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण सिंपल है, धर्म से संबंधित। आपको याद है हमने पॉलिटी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि 1813 का चार्टर एक्ट, जिस चार्टर एक्ट में ये कह दिया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी। तो 1813 के बाद बहुत सारे ईसाई मिशनरी भारत में आई, और जो गैर ईसाई थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो निम्न वर्ण के थे, उनको ईसाइयों में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे धर्माचार्य थे, उन्होंने सोचा कि ये भारतीयों का ईसाईकरण कर रहे हैं, इसलिए एक बड़ा वर्ग जो धार्मिक वर्ग है वो इनके विरुद्ध था। एक और 1856 में कैनिंग के समय एक एक्ट आया, धार्मिक निर्योग्यता का अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति गैर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ उसको नौकरी भी दी जाएगी। तो ये था, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। एक पॉइंट और याद रख लीजिए, कैनिंग के समय एक एक्ट और आया था, हालांकि वो इसी से जुड़ा भी है, उधर जो है सैनिकों से जुड़ा, तो उसको सेना में अपन काउंट कर लेंगे, सैनिक कारण में ना। तो याद रखिए धार्मिक कारण में 1813 का कौन सा चार्टर एक्ट, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों को क्या दे दी थी, छूट। इसलिए भारत में तेजी से क्या हो रहा था, ईसाईकरण हो रहा था, ईसाईकरण तेजी से हो रहा था। दूसरा पॉइंट 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, ध्यान से सुनना, 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, निर्योग्यता अधिनियम, उस अधिनियम के तहत यदि कोई ईसाई क्या कर लेगा, ईसाई धर्म कोई क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो उससे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं। प्लस में क्या मिलेगी, नौकरी। तो ये भी वो था कारण। तो ये हो गया धार्मिक कारण। तो सामाजिक, धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया। अब मैं लिख रहा हूं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आप जरा याद रख लीजिए, 3 संधियां मैं बता रहा हूं राजनीतिक कारण में। 3 संधि आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग समय पर अलग अलग संधि लेकर आई थी। उसके चलते उन्होंने हिंदुस्तान, ये मान लो पूरा हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में अलग अलग छोटी बड़ी जो रियासतें थी ना, उनको विभिन्न संधियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखिए, एक संधि आई थी
एक संधि आई थी 1898 की वेलेजली की सहायक संधि प्रथा। वेलेजली की कौन सी? सहायक संधि प्रथा। ध्यान से सुनना, वेलेजली की सहायक संधि प्रथा आई थी 1898 में। उस वेलेजली की सहायक संधि प्रथा के तहत बहुत सारे रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इस संधि का एक नया वर्जन है 1817 का, आपको याद होगा, वो है हेस्टिंग्स की संधि है। ये हेस्टिंग्स की संधि है। उस संधि का नाम है आश्रित पार्थक्य की संधि। ध्यान से सुनना, क्या नाम है? आश्रित पार्थक्य की संधि, या इसी का दूसरा नाम है अधीनस्थ संयोग संधि। अधीनस्थ संयोग संधि। इस संधि के तहत ये विशेष तौर से राजस्थान में ये के संदर्भ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये थोड़ा सा राजस्थान में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो पहली संधि आप याद रखिए, वेलेजली की सहायक संधि प्रथा के तहत कंपनी साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया था। दूसरा 1817 के हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ सहयोग संधि के तहत भी बहुत से रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया गया था। एक और याद रख लीजिए, राजाओं के अधिकार छीन लिए गए थे ना। एक संधि और याद रख लीजिए जो डलहौजी की है। डलहौजी एक संधि लेकर आया था जिसका संधि का नाम है व्यपगत सिद्धांत, या इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे बोलते हैं गोद निषेध प्रथा। ये क्या है? क्योंकि कैनिंग से पहले, क्योंकि 1857 की क्रांति के टाइम कैनिंग था, कैनिंग से जस्ट पहले जो भारत का जो वाइसराय था वो था डलहौजी। तो डलहौजी का ये नीति आई, डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध प्रथा के तहत डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। यह सवाल बनता है कि EIC का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक जो विस्तार होता है वो किसके समय होता है? डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य का किया। तो मोटा मोटी आप याद रखिए कि इन तीनों संधियों, वेलेजली की सहायक संधि प्रथा, हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ सहयोग संधि प्रथा और डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, इनके चलते बहुत सारी रियासतों के राजाओं को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा, साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। तो कुल मिला के इस तरीके से ये जो राजा लोग थे वो सोच रहे थे कि ये संधियों के तहत हमें तो पता ही नहीं लगा कब हमारे अधिकार छीन लिए गए, कब हमारी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। वो तमाम जो शासक वर्ग थे जिनकी गद्दी छीन ली गई, वो चाह रहे थे कि जब मौका मिलेगा तो हम विद्रोह करेंगे। तो ये राजनीतिक कारण हम लोग शामिल करेंगे। तो 4 कारण आपने पढ़े, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट देखो 1857 की क्रांति के हम लोग कारण पढ़ रहे थे ना। कारण में नेक्स्ट आप याद रखिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ सैनिक कारण। सैनिक कारण बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है भाई, सेना से जुड़ा हुआ। तो याद रखिए, एक तो 1854 में निःशुल्क डाक सेवा जो सैनिकों को दी जाती थी वो खत्म कर दी गई। तो निःशुल्क डाक सेवा समाप्त करने के बाद सैनिक नाराज थे। दूसरा, समुद्र पार सेवा अनिवार्य कर दी। हमारे हिंदुस्तान के सैनिक ये मानते थे, सामान्य लोग ये मानते थे समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट होता है। अब उन्होंने नियम भी ऐसे बना दिए कि समुद्र भर्ती में सेना होने का मतलब समुद्र पार भी उसको जाना पड़ेगा। तो सैनिकों में रोष था। इसके अलावा सैनिकों को वेतन कम मिलता था, नस्लीय भेदभाव था, ठीक, और प्रमोशन नहीं था। तो इस वजह से ये सैनिक नाराज थे। तो सैनिक कारण में ये चीज़ आ जाएगी। पहली बात, समुद्र पार ये सेना अनिवार्य, समुद्र पार ये सेवा क्या कर दी? अनिवार्य। दूसरा, 1854 में निःशुल्क डाक सेवा भी क्या कर दी? समाप्त। सैनिकों को मिलती थी निःशुल्क डाक सेवा, वो निःशुल्क डाक सेवा भी क्या कर दी? समाप्त। क्लियर है? और क्या किया? और इनको क्या मिलता था? खराब भोजन। वेतन क्या मिलता था? कम। नस्लीय क्या था? भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव। तो इस वजह से सैनिक क्या थे? अंग्रेजों से नाराज थे। तो सैनिक कारणों में ये हम देख लेंगे, है ना। याद रखिएगा, समुद्र पार सेवा, निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी, कम
वेतन, प्रमोशन नहीं, खराब भोजन, नस्लीय भेदभाव। सैनिक कारण के बाद आप याद रख लीजिए प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण सिंपल है। प्रशासनिक कारण की यदि हम लोग बात करें, मतलब पढ़े लिखे भारतीय लोग भी नाराज थे, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भारतीय लोगों का प्रशासन में भागीदारी नगण्य थी। तो याद रख लीजिए भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी नहीं, इस वजह से पढ़े लिखे लोग भी नाराज थे। नेक्स्ट याद रख लीजिए अन्य कारण। अन्य कारण में आप याद रखिए, ये 7वां कारण आपका। अन्य कारण में एक याद रखिए, अवध की बेगमों का अपमान कर दिया था अंग्रेजों ने। तो याद रख लीजिए अवध की बेगमों का अपमान। अंग्रेज लोगों ने अवध की बेगमों का अपमान किया तो लोग बड़े नाराज थे हिंदुस्तान के लोग। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, जो मुग़ल बादशाह था उस टाइम कहाँ रहता था मुग़ल बादशाह? मुग़ल बादशाह लाल किले में रहता था। मुग़ल बादशाह जो लाल किले में रहता था, उन्होंने अंतिम जो बहादुर शाह था ना, बहादुर शाह सेकंड, तो याद रखिए बहादुर शाह सेकंड जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको जफ़र बोलते हैं, उनको अंग्रेज़ों ने ये फरमान सुना दिया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद इनको लाल किला क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और खाली करने के बाद अगला मुग़ल बादशाह का निवास कहाँ हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। तो कुल मिला के मुग़ल बादशाह जो भारत का राजा हुआ करता थे, उसका अपमान भारतीय लोगों ने खुद का अपमान माना। तो आम जनता में अंग्रेज़ों के प्रति एक रोष था, एक गुस्सा था। तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक 4 कारण वो पढ़े। फिर हमने पढ़े प्रशासनिक, सैनिक, अन्य कारण। अब पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। अब क्या पढ़ेंगे? तात्कालिक कारण। तो अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का तात्कालिक क्या कारण था। तात्कालिक कारण बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तात्कालिक कारण समझिए, मतलब उसी समय, ध्यान से सुनना, जैसा कि ये आप देख रहे हो, हुआ क्या था यहाँ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है, सैनिक छावनी है। उस सैनिक छावनी का नाम है बैरकपुर। बैरकपुर छावनी, और वे बैरकपुर छावनी है वेस्ट बंगाल। इस बैरकपुर सैनिक छावनी में क्या हुआ, ये जगह है यूपी। यूपी में एक ज़िला पड़ता है बलिया। यूपी के बलिया ज़िले का एक सैनिक जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे सेना में भर्ती हो गया और वो तैनात कहाँ था? बैरकपुर सैनिक छावनी बंगाल में। हुआ क्या था, उस टाइम एक अफवाह फैल गई। क्या फैली? उस टाइम एक नई राइफल आई थी, ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड आई थी। ब्राउन बेस की जगह एक नई राइफल आई थी, इनफील्ड। उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस है ना, उसको डालने के लिए उसको क्या करना पड़ता? चिकना करता था, जिसे करना पड़ता था, जैसे मुंह ऐसे काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि इन पर क्या लगी है? चर्बी। चर्बी किसकी लगी है? गाय की भी, और किसकी लगी है? सूअर की। गाय की चर्बी लगी है, इसका मतलब हिंदू का धर्म नष्ट हो रहा है। सूअर की चर्बी लगी है, इसका मतलब मुसलमान का धर्म नष्ट हो रहा है। ये अफवाह फैल गई। ये जैसे ही अफवाह फैली, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में तैनात था और 34वीं NI 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। सुबह परेड मैदान में 2 अंग्रेज अधिकारी आए, बाग और ह्यूसन। कहते हैं इस बात से खफा होकर मंगल पांडे ने बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। कब? 29 मार्च को। 29 मार्च को बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। तो फिर मंगल पांडे को पकड़ा, और मंगल पांडे को पकड़ने के बाद याद रखिए 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी की सज़ा दे दी। अब 8 अप्रैल की बात है, क्योंकि ये मंगल पांडे मूल रूप में यूपी के बलिया जिला के रहने वाला है। तो बलिया जिले यूपी के लोगों को ज़्यादा दर्द होगा ना, तो एक सैनिक को फांसी देना ये तो गलत बात है। तो जब इसकी बात यूपी में पहुंची, और यूपी में ये जगह है कौन सी? मेरठ। मेरठ में सैनिक छावनी हुआ करती थी। मेरठ में सैनिक छावनी हुआ करती थी यूपी में। तो सबसे ज़्यादा दर्द इन लोगों को हुआ। तो मेरठ के सैनिक छावनी के लोग लगभग 1 महीने 2 दिन बाद, 1 महीने तक भाई उस टाइम थोड़ा सा टाइम लग गया था सूचना पहुंचने में। संचार के साथ नहीं थे, द्रुत गति के नहीं थे, द्रुतगामी नहीं थे। तो 10 मई
1857 को उन्होंने इस सैनिक छावनी में क्या कर दिया, विद्रोह। याद रख लीजिए किसने किया, 10 दुआ 20, 20वीं एनआई, और विद्रोह की क्या हो जाती है, शुरुआत। तो तात्कालिक कारण कौन सा बना, मंगल पांडे वाली घटना। क्लियर है। इस तरीके से 31 मई की जगह भारत में 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। और क्योंकि बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान में जो होती है वो राजस्थान में तो होती है नसीराबाद में। कहाँ, और नसीराबाद जो राजस्थान में कहाँ पड़ता है, अजमेर। अजमेर राजस्थान का। हरदे से क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है, राजस्थान में स्टार्ट होती है 28 मई को। तो ये 1857 की क्रांति की हमने पहली पृष्ठभूमि पढ़ी। अब हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। अब हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति की राजस्थान में क्या पूर्व स्थिति रही। बाकी रिमेनिंग पॉइंट है, एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तो बाकी जो नेक्स्ट जो पार्ट है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।